प्रणाम दोस्तों। बीजेपी को जब वोट चाहिए होता है तो बीजेपी चुनाव के वक्त बहुत सारे वादे करते हैं इंडिया के लोगों से, और जब बीजेपी को वोट मिल जाता है और चुनाव हो जाता है और बीजेपी सत्ता में आ जाती है तो बीजेपी अपने सारे वादों को भूल जाती है और उन सारे वादों से अपना मुंह फेर लेती है। और इस वीडियो में हम बीजेपी के द्वारा किए गए ऐसे वादों के बारे में बात करेंगे जिसे बीजेपी ने चुनाव के वक्त वोटों के लिए ये सारे वादे किए और उसके बाद बीजेपी ने इनमें से किसी भी वादे को पूरा नहीं किया। और बीजेपी के उन सारे वादों में से पहला वादा है रोजगार देने का। Our youth are desperately waiting for the promised 2 crore jobs per annum. In fact, employment growth rate has been declining in the last 4 years. बीजेपी ने चुनाव जीतने से पहले हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, जिसको कि बीजेपी पूरा नहीं कर पाई और 2014 से लेकर 2024 तक किसी भी साल 2 करोड़ नौकरियां नहीं दी गई। मुद्रा योजना की मदद से 7 करोड़ से अधिक साथी पहली बार स्वरोजगार से जुड़े हैं और खुद जुड़े इतना ही नहीं है, किसी ने 1 को, किसी ने 2 को, किसी को 3 को अपने यहाँ रोजगार दिया है। वो जॉब सीकर नहीं, वो जॉब क्रिएटर बना है। भारत की सरकार मुद्रा योजना स्टैंड अप इंडिया के अंतर्गत भारत के लोगों को रोजगार पैदा करने के लिए कह रही है, ताकि लोग रोजगार पैदा करके खुद रोजगार ले सके और दूसरे लोगों को भी रोजगार दे सके। पर जहाँ पे आज के समय में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां अपने एम्प्लॉयज को काम से निकाल रही, वहीं इंडिया में रहने वाले लोग खुद से रोजगार कैसे पैदा करेंगे? अगर मान लीजिए कि रोजगार पैदा होता भी है तो बहुत ही कम मात्रा में इंडिया के लोग रोजगार पैदा कर पाएंगे और इतना रोजगार पैदा नहीं हो पाएगा कि इंडिया में सारे बेरोजगारों को रोजगार मिल सके और इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट के परसेंटेज में उतना ज्यादा फर्क नहीं आएगा। अभी मैं पढ़ रहा था, चिदम्बरम साहब का ट्वीट पढ़ रहा था कि मुद्रा बैंक के तहत पकौड़े लगाने का किसी ने ठेला लगा दिया। इसको रोजगारी कहते हैं? हाँ, मैं मानता हूं कि बेरोजगारी से तो अच्छा है कि कोई युवा मजदूरी कर मेहनत कर पकौड़ा अपने परिश्रम से पसीना बहाकर पकौड़ा बना रहे, छोटी छोटी स्वरोजगारी ले रहे, उसको आप भिक्षुक के साथ कंपेयर करेंगे? किस प्रकार की ये मानसिकता है? अमित शाह जी ने बेरोजगारी के ऊपर कहते हुए ये कहा कि इंडिया के बेरोजगार लोगों को पकौड़ा बेचना चाहिए, जिससे कि आप ये सोच सकते हैं कि बीजेपी इंडिया के लोगों के बारे में क्या सोचती है। जहाँ पे इंडिया के लोगों से टैक्स लेके अमीर लोगों को दे दिया जाता है, इंडिया के लोगों से टैक्स लेने के बाद भी इंडिया के लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है और इस चीज पे डिबेट होना चाहिए, पर न्यूज चैनल्स पे इन सब चीजों पे डिबेट नहीं होता है। और इस तरह की योजना जिसमें कि खुद से रोजगार पैदा करने की बातें की जाती हैं, इन सारे योजनाओं का कोई फायदा नहीं है। इन सारे योजनाओं से इंडिया के बेरोजगार लोगों को रोजगार नहीं मिल पाएगा। और बीजेपी का दूसरा वादा था इंडिया में बढ़ रहे महंगाई को कम करना। कालखंड में महंगाई कहां से कहां पहुंच गई। एक तरफ जीडीपी का गिरना, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का बढ़ना। महंगाई बढ़े और वो भी इस हालात से बढ़े और उसमें भी दिल्ली की सरकार हर बार नई तारीख देती रहे। आपने सुना होगा 1 साल पहले हर 3-4 महीने के बाद प्रधानमंत्री जी डेट देते थे, फलानी तारीख के बाद महंगाई कम हो जाएगी, फसल के बाद महंगाई कम हो जाएगी, बजट के बाद महंगाई कम हो जाएगी, दिवाली के बाद महंगाई कम हो जाएगी। यही कहते रहे, देश में सुना है। और जिस दिन मीडिया का मूड कर जाएगा वो पुराने सारे उनके बाइक निकालते दिखाएंगे। हर 3 महीने के बाद वो एक काम करते थे। भाइयों बहनों, अब तो 1 साल से महंगाई के विषय पर बोलना ही बंद कर दिया है। उन्हें चिंता नहीं है और उन्होंने वादा किया था 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप महंगाई कम कर पाओ या न कर पाओ, कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी जहां छोड़ के गए थे वहां तो ला करके रख दो। और इंडिया में जो काला बाजारी कर रहे हैं और जमाखोरी कर रहे हैं उन सबको पकड़ के उनके ऊपर कार्रवाई करने की बातें की गई थी। और जब पीएम मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तब देश में कांग्रेस की सरकार थी और तब पीएम मोदी जी ने देश में बढ़ रहे महंगाई के लिए उस समय के पीएम मनमोहन सिंह जी के ऊपर सवाल उठाया था। पर आज जब उनकी सत्ता है और वो देश के प्रधानमंत्री है तब वो इसके बारे में एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। और इंडिया में रोजमर्रा की चीजों से लेकर पेट्रोल और डीजल का दाम आसमानों को छू रहा है और सरकार इसके लिए कुछ भी नहीं कर रही।
इंडिया में बढ़ते हुए दामों के लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाने की बात की गई थी, पर आज तक कोई भी उन स्पेशल कोर्ट्स के बारे में नहीं जानता है, क्योंकि वो स्पेशल कोर्ट्स बने ही नहीं। और इंडिया में गरीब लोगों, मिडिल क्लास लोगों को चीजों के बढ़ते हुए दाम की वजह से बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें कि पैसा बचाने की बात तो अलग, उनके पास इतना पैसा भी नहीं होता है वो पूरे महीने अपने घर को चला सके। बीजेपी के द्वारा किए गए तीसरे वादे में बीजेपी ने किसानों से ये वादा किया था कि किसानों को उनके फसलों को उगाने में जितना दाम लगेगा उसमें उनको 50% का प्रॉफिट दिया जाएगा। मेरे प्यारे देशवासियों, आत्मनिर्भर भारत की अहम प्राथमिकता आत्मनिर्भर कृषि और आत्मनिर्भर किसान, और इसको हम कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। किसान को पिछले दिनों हमने देखा है, एक के बाद एक रिफॉर्म आजादी के इतने सालों के बाद किए गए हैं। किसान को तमाम बंधनों से मुक्त करना हो, वो काम हमने कर दिया है। आप सोच नहीं सकते होंगे, हमारे देश में आप अगर साबुन बनाते हैं, हिंदुस्तान के कोने में जाके साबुन बेच सकते हैं। आप अगर कपड़ा बनाते हैं, हिंदुस्तान के किसी कोने में जाके कपड़ा बेच सकते हैं। आप चीनी बनाएं, आप चीनी बेच सकते हैं। लेकिन मेरा किसान, बहुत लोगों को पता नहीं होगा, मेरे देश का किसान जो उत्पादन करता था, न वो अपनी मर्जी से बेच सकता था, न अपनी मर्जी से जहां बेचना चाहता था वहां बेच सकता था। उसके लिए जो दायरा तय किया था वहीं बेचना पड़ता था। उस सारे बंधनों को हमने खत्म कर दिया है। अब हिंदुस्तान का किसान उस आजादी की सांस को ले पाएगा ताकि वो हिंदुस्तान के किसी में भी, दुनिया के किसी भी कोने में अपना माल बेचना चाहता है, वो अपने टर्म्स पर बेच पाएगा। इस बात को हमने किसान की आय को बढ़ाने के लिए अनेक वैकल्पिक चीजों को भी बल दिया है। उसके किसानी में इनपुट कॉस्ट कैसे कम हो, सोलार पंप, उसको डीजल पंप से मुक्ति कैसे दिला दे, अन्नदाता ऊर्जादाता कैसे बने, मधुमक्खी पालन हो, फिशरीज हो, पोल्ट्री हो, ऐसे अनेक चीजें उसके साथ जुड़ जाएं ताकि उसकी आय दोगुना हो जाए। उस दिशा में हम लगातार काम करें। और इस वादे को बीजेपी ने अभी तक पूरा नहीं किया। और उसके बाद बीजेपी ने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी में सुधार किया। उसके बाद बीजेपी ने किसानों को उनके फसलों के लिए इंश्योरेंस देने की बातें की, जिसमें कि अगर किसानों का फसल खराब हो जाता है तो उनको उसका मुआवजा मिल जाएगा। और ये फसलों को इंश्योरेंस देने वाली बातें सिर्फ इंडिया के कुछ क्षेत्रों में लागू की गई है, बाकी सब इंडिया के किसानों को अभी तक इस स्कीम का कोई फायदा नहीं हुआ है। और बीजेपी के द्वारा लाए गए कंट्रोवर्शियल फार्म लॉस की वजह से फार्मर्स के द्वारा बहुत बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट किया गया था, और इस प्रोटेस्ट में लॉ को बनाने के लिए बीजेपी का विरोध किया गया था। आर्थिक दिक्कतों की वजह से 2014 से लेकर 2024 तक भारत में 90,000 से लेकर 1 लाख किसानों ने आत्महत्या किया, जो कि ये दिखाता है कि बीजेपी किसानों को लेकर कितनी लापरवाह है। बीजेपी जो सबका साथ सबका विकास की बातें करती है, उसमें किसान शामिल नहीं है। बीजेपी ने अपने चौथे वादे में छोटी जातियों के लिए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक मदद करने का वादा किया था, जिसको कि बीजेपी ने अभी तक पूरा नहीं किया। जो क्षेत्र पीछे हैं उनकी हैंड होल्डिंग करनी ही होगी। मूलभूत जरूरतों की चिंता के साथ ही दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया जा रहा है। अभी हाल ही में मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में ऑल इंडिया कोटे में ओबीसी वर्ग में को आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है। संसद में कानून बनाकर ओबीसी से जुड़ी सूची बनाने का अधिकार राज्यों को दे दिया गया है। मेरे प्यारे देशवासियों, जैसे हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि समाज की विकास यात्रा में कोई व्यक्ति ना छूटे, कोई वर्ग ना छूटे, वैसे ही देश का कोई भूभाग, देश का कोई कोना भी पीछे नहीं छूटना चाहिए। विकास सर्वांगी होना चाहिए, विकास सर्वस्पर्शी होना चाहिए, विकास सर्वसमावेशक होना चाहिए। देश के ऐसे क्षेत्रों को आगे लाने के लिए पिछले 7 वर्षों में जो प्रयास किए गए हैं, अब उसे
और तेजी देने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और उन छोटी जातियों में दलित, आदिवासी और दूसरे छोटी जाति आते हैं जो कि अभी भी सामाजिक बहिष्कार का शिकार बन रहे हैं और उनको अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। शेड्यूल कास्ट्स और ट्राइब्स को क्लाइमेटिक चेंज और आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और बीजेपी के शासन में कम्युनल वायलेंस बढ़ता जा रहा है, जिसमें कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में बहुत ज्यादा विवाद हो रहा है। बीजेपी ने अपने 5वें वादे में वुमेन एम्पावरमेंट की बात की थी। बालिकाओं अभियान के संबंध में मैंने यहीं से चर्चा की थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम कोई काम टुकड़ों में नहीं करते, हमारा एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होता है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में हमने जो इनिशिएटिव लिए हैं उसमें अभी भी मुझे समाज के सहयोग की आवश्यकता है। एक एक माँ बाप को सजाग होने की आवश्यकता है। हम बेटियों का सम्मान बढ़ाएं, बेटियों की सुरक्षा करें, सरकार की योजनाओं का लाभ दें। हमने सुकन्या समृद्धि योजना से करोड़ों परिवारों को जोड़ा है। जो बेटी बड़ी होगी तो उसकी गारंटी दे देता है। हमने महिलाओं को लाभ हो उस प्रकार के बीमा योजनाओं को सबसे ज्यादा बल दिया है, उसके कारण उनको फायदा होने वाला है। हमने इंद्रधनुष टीकाकरण की योजना, क्योंकि माताओं बहनों को एक आर्थिक सशक्तिकरण और एक हेल्थ की भी सशक्तिकरण, अगर ये दो काम कर लिए, शिक्षित कर लिया, आप मान के चलिए घर में एक महिला भी अगर शिक्षित है, शारीरिक रूप से सशक्त है, आर्थिक रूप से स्वतंत्र है, एक महिला गरीब से गरीब परिवार को भी गरीबी से बाहर निकालने की ताकत रखती है। और इसलिए गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने में महिलाओं का सशक्तिकरण, महिलाओं का स्वास्थ्य, महिलाओं का आर्थिक संपन्नता, शारीरिक संपन्नता, उस पर बल देकर के हम काम कर रहे हैं। जिसमें कि बीजेपी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, पर बीजेपी को पता ही नहीं था कि बेटी को पढ़ाने, बेटी को बचाना जरूरी है और इंडिया में बेटी बच ही नहीं रही कि बेटी आगे पढ़ पाए। और बीजेपी ने वुमेन को लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में 33% का रिजर्वेशन देने की बात की और उसके लिए वुमेन्स रिजर्वेशन बिल लाया गया और वुमेन्स रिजर्वेशन बिल राज्यसभा में पास हो गया। और बीजेपी का कहना है कि इस बिल को 2029 से लागू किया जाएगा और वुमेन के ऊपर वायलेंस अभी भी हो रहा है और बीजेपी की सत्ता 10 साल से है, पर वुमेन अभी भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है और सरकार वुमेन को नौकरियां देने में भी नाकामयाब हो रही है। और बीजेपी का छठा वादा के बारे में लोग अक्सर बात किया करते हैं, जो कि है काला धन वापस लाना। आप मानते हैं कि विदेशी बैंकों में हिंदुस्तान का काला धन है? आप मानते हैं कि देश के कुछ चोर लुटेरों ने विदेशी बैंकों में हमारा पैसा जमा किया है? आप मानते हैं कि वो रुपये वापस आने चाहिए? दुनिया के किसी भी देश में हिंदुस्तान का पैसा रखा गया है, पाई वापस लानी चाहिए, नहीं लानी चाहिए? काला धन वापस लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए? ना कौन कह रहे हैं, ना कौन कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? उन्हीं के पैसे हैं और उन्हीं से मिली भगत करने वालों के पैसे हैं। भाइयों बहनों, मैंने ठान के रखी है, अगर आप मुझे आशीर्वाद देंगे, मौका देंगे, मैं पाई वापस लाऊंगा। पीएम मोदी ने चुनाव के वक्त विदेशी बैंकों से इंडिया में काला धन वापस लाने की बात की थी और इंडिया के हर नागरिक के अकाउंट में 15 लाख रुपए जमा करने की बात की थी। पर जैसे चुनाव खत्म हुआ उसके बाद से वो इस बात को ऐसे भूल गए, कभी उन्होंने ये वादा किया ही नहीं था और जिसकी वजह से लोगों के द्वारा और दूसरे अपोजिशन पार्टीज के द्वारा इस बात के लिए बीजेपी की आलोचना की जाती है। बीजेपी ने अपने 7वें वादे में जुडिशियल सिस्टम को और ज्यादा बेहतर बनाने की बात की थी और पुलिस फोर्स को और ज्यादा मॉडर्नाइज करने की बात की थी और उसके साथ साथ इलेक्शन न्यायपूर्ण तरीके से हो पाए उसके ऊपर काम करने की बात की। जो क्रिमिनल लॉ थे, आज हमने उसको नए क्रिमिनल लॉ, जिसको हमने न्याय संहिता के रूप में और जिसके मूल में दंड नहीं और नागरिक को न्याय, इस भाव को हमने प्रबल बना। BJP, in a fair election, they were nowhere near 240 seats. No way. I mean, I'd be surprised if they had a financial, huge financial advantage. They had locked our bank accounts for one, but huge war chest. The election commission was doing what they wanted. I mean, the entire campaign was structured
so Mr. Modi could, do his thing across the country. So I don't view it as a free election at all. I view it as a rather controlled election. इन सब चीजों में से पुलिस फोर्स को सिर्फ कुछ हद तक मॉडर्नाइज किया गया। भ्रष्टाचार से निपटने के लिए लोकपाल बिल लाया गया, जो कि 27 दिसंबर 2011 को लोकसभा से पास किया गया, 17 दिसंबर 2013 को राज्यसभा से पास किया गया, और उसके बाद 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति के द्वारा इस बिल पे साइन किया गया, और उसके बाद से ये बिल लागू हुआ। और उसके बाद लोकपाल के ऑफिस बनाए गए करप्शन से निपटने के लिए। और बीजेपी जब 2014 में सत्ता में आई तो उनके ऊपर ये इल्जाम लगाया कि बीजेपी लोकपाल बिल को पूरी तरह से लागू नहीं कर रही है, और बीजेपी के ऊपर लोकपाल बिल न लागू करने का इल्जाम लगा। और बीजेपी ने अपने 8वें वादे में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की। आज जिन योजनाओं का लोकार्पण हुआ है उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का होलिस्टिक विजन दिखता है। एम्स एक अपने आप में अलग तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है और समृद्धि महामार्ग दूसरी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसी तरह वंदे भारत एक्सप्रेस और नागपुर मेट्रो दोनों ही एक अलग प्रकार का कैरेक्टर है उस इंफ्रास्ट्रक्चर का। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पे इंडिया में अभी अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के ऊपर काम चल रहा है, जिसमें कि इंडिया जापान के साथ मिलके इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। और उसके साथ साथ डायमंड क्वाड्रिलेटरल के प्लान पे भी अभी काम चल रहा है। और डायमंड क्वाड्रिलेटरल प्लान इंडियन रेलवेज का एक प्लान है, जिसको कि हाई स्पीड रेल नेटवर्क के लिए इंडिया में बनाया जा रहा है। और घर, पानी और बिजली जैसे आम फैसिलिटीज भी इंडिया के लोगों को नहीं दिया जा रहा है। और जिन जगहों पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना चाहिए उन जगहों पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया जा रहा है। बीजेपी ने अपने 9वें वादे में एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी एंड गवर्नेंस की बात की थी, जिसमें कि उन्होंने मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की बात की थी। लोगों की ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए निरंतर काम करेंगे तो इसका लाभ सिर्फ आपको ही नहीं पूरे देश को मिलेगा। और आप ही के नजरों के सामने आजादी के 75 साल से आजादी के 100 साल की यात्रा फलते फूलते हिंदुस्तान को देखने का कालखंड होगा। आज देश जिस मोड़ में काम कर रहा है उसमें आप सभी ब्यूरोक्रेट्स की भूमिका मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की ही है। आपको यह सुनिश्चित करना है कि नागरिकों के जीवन में आपका दखल कैसे कम हो, सामान्य मानवी का सशक्तिकरण कैसे हो। मतलब कि उन्होंने बोला था कि उनके बहुत ही कम मिनिस्टर्स होंगे जो कि लोगों के लिए नए पॉलिसीज और नए कानून बनाएंगे और उनको लोगों के भलाई के लिए लागू करेंगे। और बीजेपी में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की संख्या बढ़ के 73 हो चुकी है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नई पॉलिसी और कानून बनाते हैं, उन सारे पॉलिसी और कानून को लागू करते हैं, जिससे कि देश में रहने वाले लोगों को उससे फायदा हो। पर ज्यादा मिनिस्टर्स होने की वजह से स्कीम को लागू करने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं और स्कीम्स को लागू करने में बहुत ज्यादा देरी हो जाती है और बीजेपी इंडिया के लोगों को सही से सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पाता है। बीजेपी ने अपने 10वें वादे में एजुकेशन एंड डिजिटल लिटरेसी की बात की। साथियों, भारत को डिजिटल पथ पर तेज गति से आगे बढ़ाते हर देशवासी का जीवन आसान बनाने का सपना पूरे देश का है। इसको पूरा करने में हम सभी दिन रात लगे हुए हैं। डिजिटल इंडिया भारत का संकल्प है। डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत की साधना है। डिजिटल इंडिया 21वीं सदी में सशक्त होते भारत का एक जयघोष है। साथियों, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के सिद्धांतों पर चलते हुए सामान्य नागरिक को सुविधा और उनके एम्पावरमेंट का एक बहुत सशक्त माध्यम है, जिसमें कि बीजेपी ने गांव और शहर में तब्दील हो रहे जगहों में डिजिटल लिटरेसी और आईटी जॉब क्रिएशन की बातें की। इस वादे को बीजेपी पूरा नहीं कर पाए, जो कि बिल्कुल ही नाकामयाब रहा। बीजेपी के द्वारा डिजिटल इंडिया स्कीम लाया गया, जिसके अंतर्गत इंटरनेट एक्सेस देने की बात की गई, पर पूरे इंडिया में अभी तक इंटरनेट एक्सेस नहीं दिया गया। और डिजिटल इंडिया के स्कीम से
बेरोजगारी और शिक्षा के क्षेत्र में कोई फायदा नहीं हुआ और गांव के क्षेत्रों में डिजिटल चीजों का ना के बराबर इस्तेमाल किया जा रहा है। और इन सब चीजों से हमको ये पता चलता है कि बीजेपी डिजिटल फील्ड में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर पाए और बीजेपी दूसरे क्षेत्रों जैसे बेरोजगारी और किसानों के लिए फायदेमंद कानून बनाना और समाज में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से कमजोर लोगों की मदद करना और इंडिया में बढ़ रहे दामों को कंट्रोल करना, इन सारी चीजों में बीजेपी नाकाम रही। और बीजेपी ने जो इलेक्शंस में वोट के लिए ये सब वादे किए थे, बीजेपी ने इन सारे वादों को पूरा नहीं किया। और बहुत सारे वादे हैं जिनको कि बीजेपी ने पूरा नहीं किया, पर ये कुछ बड़े वादे हैं जिनको कि बीजेपी पूरा नहीं कर पाई। आपका इस बारे में क्या कहना है, आप मुझे कमेंट में बताइए। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।